जय हिंद दोस्तों। परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा की जो भी आगामी भर्ती परीक्षा का पेपर होना है उसके लिए निःशुल्क बैच लेकर के आए हैं। उसी में हम लोग हिंदी की श्रृंखला में संधियां पढ़ रहे हैं और आज स्वर संधि के 5वें प्रकार अर्थात अयाद संधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज चर्चा करेंगे अयाद संधि पर और इसके साथ ही आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे जिससे आप अयाद संधि को पहचान पाएं। चलिए देर न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए समझिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब शुरुआत करते हैं संधियों की तो सबसे पहले चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैं अगर लिखता हूं तो सबसे पहले स्वर लिखता हूं। स्वर क्यों लिखता हूं, इसका रीजन सीधा सीधा है, चूंकि हम लोग स्वर संधियां पढ़ रहे हैं और इसलिए स्वर संधियों को जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सभी स्वरों को जान लिया जाए। और सभी स्वरों को जानने के साथ साथ हमने आपको इन्हीं स्वरों को 11वें क्रम में लिखने के बाद आपको बताया है कि जब आप पांचों स्वर संधियां पढ़ चुके होते हैं तो केवल एक ही लाइन पर आप पांचों संधियों को रिवाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आज आपको हम बताएं। देखिए समझिए, फिर हमने इन्हीं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था और 3 भाग कौन कौन से थे, तो एक भाग आपका ये वाला था। पहला वाला भाग बता ही चुके हैं कि जिसमें आ और दीर्घ आ होते हैं, इसको पहला खंड कह दिया, इसको दूसरा खंड कह दिया और उसके बाद जो आपका तीसरा बचा इसको हमने कह दिया तीसरा खंड। ये हो गया तीसरा खंड। अब तक की जो संधियां हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें क्या था कि या तो इनका खुद का योग होता था तो दीर्घ संधि हो जाती थी, अगर पहले खंड का योग दूसरे खंड से होता था तो फिर गुण संधि हो जाती थी, अगर पहले खंड का योग तीसरे खंड से होता था तो फिर वृद्धि संधि हो जाती थी। इन सब पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर हमने कल जो पढ़ा था या इससे पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या था कि अगर दूसरे खंड का योग पहले खंड से या तो तीसरे खंड से अर्थात ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ या री, इन सब का योग किसी भी विजातीय स्वर से अगर हो जाए तो फिर इन ई और ई का परिवर्तन या में, उ या उ का परिवर्तन वा में और री का परिवर्तन रा में हो जाएगा और ये परिवर्तन कहलाया था आपका कौन सा संधि, ये परिवर्तन कहलाया था यड़ संधि। आज हम लोग इसी के आगे अयाद संधि पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए है क्या, हमने आपको ये बताया कि अगर किसी शब्द संधिज शब्द में 2 शब्द हैं, उसका पहला वाला शब्द या तो ये पक्ष हो सकता है या तो ये पक्ष हो सकता है या तो ये पक्ष हो सकता है। अब तक जो नियम पढ़े उसमें ये भी आ चुका है, उसके बाद यड़ संधि में ये आया था। अब बारी किसकी है, अब बारी है ए ऐ ओ अब की। बस यही से आपकी अयाद संधि की शुरुआत हो जाती है और अयाद संधि की शुरुआत में हमको कहां से पढ़ना है ये आप देखेंगे कि अगर शब्द के शुरुआत या शुरुआती शब्द का अंतिम वर्ण का अर्थ है कि प्लस के इधर या तो ए हो या तो ऐ हो या तो ओ हो और या तो औ, अर्थात ए ऐ ओ औ का योग किसी स्वर से होने पर, किसी स्वर से होने पर। यड़ संधि की भी क्लास में हमने आपको बताया था कि अब परिवर्तन केवल पहले वाले पक्ष का ही होगा। यड़ संधि में भी इधर वाले वर्ण ही परिवर्तित होते थे, अयाद संधि में भी इधर वाले वर्ण ही परिवर्तित होंगे, बाद का स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। जबकि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में दोनों वर्ण मिल करके परिवर्तन करते हैं। समझिए, अगर ये स्थिति होती है कि ए या ऐ, ओ या औ का योग किसी स्वर से हो जाए तो ए का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ए का परिवर्तन हो जाता है अयम, और या के नीचे हलंत है ये याद रखिएगा। और इस अय का परिवर्तन हो जाता है किसमें, अय का परिवर्तन हो जाता है आय। वैसे ही ओ का परिवर्तन हो जाता है किसमें, अव में, और औ का परिवर्तन हो जाता है आव में।
यही कहलाती है कौन सी संधि? अयादि संधि। लेकिन इतने परिवर्तन के बाद जो बाद वाला स्वर रहता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात परिवर्तन केवल पहले पक्ष में हुआ है, बाद वाला पक्ष ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही स्वर बाद में आ करके या तो इस वा के साथ में या तो इस या के साथ में जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ेगा? मात्रा रूप में। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आगे उदाहरण आपके लिखे हुए हैं, तो इसी के उदाहरण हम लोग आगे समझेंगे। परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। अगर ए ऐ ओ औ का योग किसी भी स्वर से हो जाए तो ए का परिवर्तन अय में, ऐ का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन अव में और औ का परिवर्तन आव में हो जाएगा। यह परिवर्तन की प्रक्रिया ही अयादि संधि कहलाती है। अब समझते हैं उदाहरण जैसे शब्द लिखा है ए प्लस आ, और ए प्लस आ का योग आपको पता है, अगर ए का योग असमान स्वर से हुआ तो ए का परिवर्तन इसमें हो जाएगा अय। कैसे हो जाएगा यहां समझते हैं। और बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। बाद में यही आ इस या के साथ जुड़ जाता है और संरचना कैसी बनाएगा? संरचना बनाएगा अय के जैसे। अब समझते हैं उदाहरण। शब्द लिखा है ने प्लस अन। यहां से आप समझ रहे हैं स्वर कौन सा निकलेगा? ए निकलेगा। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? आ निकलेगा। अगर ए का योग असमान स्वर से होता है तो ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ए का परिवर्तन हो जाएगा अय में। इधर स्वर कौन सा बच गया? इधर एक वर्ण बचा ना, और ना के नीचे हलंत रहेगा क्योंकि स्वर ए जो कि मात्रा रूप में जुड़ा था निकल चुका है। इधर शब्द क्या बचा? इधर बचा, चूंकि आ निकल चुका है तो केवल और केवल क्या बचा? ये आ यहां लिख लिया जाए। उसके बाद जो ऊपर बच गया ना, उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आपको हम बार बार बताते हैं कि क्या अगर किसी स्वर से पहले कोई व्यंजन अर्ध रूप में है तो वो स्वर उसी व्यंजन के साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। और वैसी ही स्थिति यहां भी आप देख रहे हैं, अर्थात ये आ इस ना को पूरा करेगा तो हमने ना लिख दिया, ये आ इस या को पूरा करेगा तो हमने या लिख दिया, और ये ना पूर्ण रूप में है तो हमने ना लिख दिया। तो ने प्लस अन शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया नयन। और नयन शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची। नयन शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची। दूसरा उदाहरण समझिए। अगर अय का योग आ से हो जाए, जैसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहां से अगर देखिए मात्रा काहे की निकलेगी? मात्रा निकलेगी अय की। अय में एक दूसरी विशेषता समझ लीजिए कि केवल मात्रा रूप में लिखते हैं तो दो मात्राएं होती हैं, लेकिन जब ये अपने मूल रूप में आता है तो केवल मात्रा कितनी होती है? एक। इसको लेखन में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको यहां भी ध्यान रखना है। यहां से स्वर निकलेगा अय, इसका योग हो जाएगा किससे? आ से। उसके बाद अय का योग असमान स्वर से होने पर अय का परिवर्तन हो जाएगा किसमें? आय में हो जाएगा। उसके बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों लगा रहेगा। इधर क्या बच जाएगा? इधर केवल बचेगा विध। केवल क्या बचेगा? विध। और धा के नीचे हलंत, क्योंकि स्वर निकल चुका है। उसके बाद ये आ चूंकि हमने लिख लिया, केवल शब्द क्या बचा? का। अब देखिए मिलकर के शब्द क्या बनाएगा? ये दीर्घ आ इस धा के साथ जुड़ जाएगा तो धा में दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी। ये आ इस या को पूरा करेगा तो या पूर्ण रूप में हो जाएगा, अर्थात जो शब्द बनेगा धा में दीर्घ आ की मात्रा तो हो गया विधा। या पूर्ण रूप में तो हमने लिख दिया या। उसके बाद शब्द लिखा है का तो हमने लिख दिया का, अर्थात विधेय प्लस अक शब्द क्या बनेगा? विधायक। ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए। शब्द जैसे लिखा है हो प्लस अन। शब्द क्या लिखा है? हो प्लस अन। यहां से ओ का योग आ से हो रहा है, हमने यहां से स्वर निकाल दिया ओ, और इसका योग हो गया किससे? आ से। अगर ओ का योग असमान स्वर से होता है तो ओ का परिवर्तन हो जाता है किसमें? अव में। किसमें हो जाएगा? अव में। इस अब से पहले बच क्या गया? तो चूंकि स्वर निकल चुका है तो अब हा बचेगा, लेकिन हा के नीचे हलंत लगेगा। क्यों? चूंकि स्वर निकल चुका है।
बाद में शब्द क्या बचा, तो बाद वाला ये स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा, हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या बचेगा, तो चूंकि स्वर निकल चुका है, केवल शब्द क्या बचा, ना। क्या बचा, ना। फिर वही प्रक्रिया, ये आ इस हा को पूरा करेगा, ये आ इस वा को पूरा करेगा, और जो शब्द बन जाएगा, तो हा भी पूर्ण रूप में है, वा भी पूर्ण रूप में है, और ना भी पूर्ण रूप में है, अर्थात शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा हवन। अगला उदाहरण देखिए, शब्द लिखा है कलौ प्लस आ। ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि इस शब्द में केवल और केवल प्रत्यय जुड़ रहा है आ के रूप में, जबकि आ का प्रयोग सामान्य रूप में केवल उपसर्ग रूप में किया जाता है। जैसे समझिए, यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, यहां से स्वर निकलेगा औ। इसका योग किससे हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आ से। अगर अ का योग असमान स्वर से होता है, तो अ का परिवर्तन हो किस में जाएगा, अ का परिवर्तन हो जाएगा आव में, और वा के नीचे हलंत रहेगा। उसके बाद इधर शब्द क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आ। इस आव से पहले क्या बचेगा, तो चूंकि स्वर निकल चुका है, केवल शब्द क्या बचेगा, केवल शब्द बचेगा कल, और ना के नीचे हलंत रहेगा। क्यों, चूंकि स्वर इसके साथ निकल चुका है। फिर वही संरचना, ये दीर्घ आ इस ला को पूरा करेगा, तो ला के साथ मात्रा काहे की आ जाएगी, दीर्घ की। फिर ये वाला आ इस वा को पूरा करेगा, तो वा हो जाएगा पूर्ण रूप में, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा कलाप। तो चारों उदाहरण ही महत्वपूर्ण है। विधेय प्लस अक शब्द क्या बनेगा, विधायक। कलौ प्लस अ शब्द क्या बनेगा, कलाब। वैसे ही हो प्लस अन शब्द क्या बनेगा, हवन। देखते हैं अगले उदाहरण। अगला उदाहरण, जैसे शब्द लिखा है शय प्लस इका। यहां से स्वर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। इसका योग किससे हो जाएगा, ई से हो जाएगा। ए का योग असमान से होने पर ए का परिवर्तन हो किस में जाएगा, तो ए का परिवर्तन हो जाएगा आय। उसके बाद वाला स्वर ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे पहले क्या बचा, तो चूंकि स्वर निकल चुका है, तो केवल शब्द क्या बचा, केवल शब्द बचा शा, और शा के नीचे हलंत। उसके बाद यहां से स्वर निकल चुका है, केवल और केवल शब्द क्या बचा, केवल शब्द बचा का। ये आ इस सा को पूरा करेगा, तो सा के साथ मात्रा आ जाएगी दीर्घ की। ये या को छोटी ई पूर्ण करेगी, तो या के साथ मात्रा आ जाएगी छोटी ई की। उसके बाद ये वाला का ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, और शब्द बन जाएगा शायिका। तो शय प्लस इका शब्द क्या बन जाएगा, शायिका। देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण, चे प्लस अन। यहां से स्वर क्या निकलेगा, ए स्वर निकलेगा। उसका योग किससे हो जाएगा, आ से हो जाएगा। अगर ए का योग आ से हुआ, तो ए का परिवर्तन हो किस में जाएगा, ए का परिवर्तन हो जाएगा अय में। अब देखिए यहां से आपको क्या सीखना है, ए का परिवर्तन अय में हो जाता है। अगर ये अय होता, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता, आय में हो जाता, और या के नीचे क्या रहता, हलंत रहता। अब ये हलंत हटता कैसे है, तो नीचे का हल तब हटेगा जब बाद वाले शब्द का पहला वाला स्वर उसके साथ में जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बाद वाले शब्द का जो पहला वर्ण होता है, वही या तो या के साथ मात्रा रूप में जुड़ा होगा, या तो वा के साथ मात्रा रूप में जुड़ा होगा। या कब होगा, जब मात्रा ए या ऐ की होगी। वा कब होगा, जब मात्रा ओ या औ की होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अब देखो इसी को समझाते हैं आपको। इसका मतलब यह है कि ऐ का परिवर्तन तो ऐ हो गया, या के नीचे हलंत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इस आ को इसके साथ में मिश्रित रूप में लिख दिया। इधर शब्द क्या बचा, इधर शब्द बचा केवल और केवल चा, और इधर शब्द क्या बचा, इधर शब्द बचा केवल और केवल ना। अब दूसरी जानकारी समझिए, जो भी पहला वर्ण होता है, उसके साथ जो मात्रा होती है, वो तो संधि में भाग ले लेती है। इसके बाद अगर ये ए होता है, तो परिवर्तन अय में होता है, और अगर परिवर्तन अय में होता है, तो पहला वाला वर्ण जो होता है वो ह्रस्व होता है। अर्थात मूल शब्द का पहला वाला वर्ण के साथ अगर मात्रा होगी बड़ा आ की या दीर्घ की, तो वो मात्रा तब हो सकती है जब ये आय या तो आव में परिवर्तित हो।
मतलब अगर यहाँ मात्रा अय की या तो मात्रा अव कोई मिल जाए तो फिर पहले वाले वर्ण में कोई मात्रा जुड़ती है। वैसे ये केवल और केवल हर्ष रूप में ही रहता है, अर्थात मात्रा केवल छोटा अ इसको पूरा करेगा। समझते हैं? देखिए, हमने जो बात बताई इसका मतलब यह है कि चा के साथ कोई मात्रा नहीं रहेगी, ये आ केवल इसको पूरा करेगा, तो हमने लिख दिया चा। उसके बाद क्या है, या तो चूंकि आप पहले ही लिख चुके हैं तो हमने या लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, ये ना ज्यों का त्यों लिख दिया। शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया चय। अगला उदाहरण समझिए, शब्द लिखा है श्रव प्लस अक। शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है श्रव प्लस अक। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा, स्वर निकलेगा औ। उसका योग किससे हो जाएगा, योग हो जाएगा आ से। अगर अव का योग आ से होगा तो अव का परिवर्तन हो किस में जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा आव। वा के नीचे हलंत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इस आ को इसके साथ डायरेक्टली ही शामिल कर दिया। इतना आप अब सीख चुके हैं। अगला क्या बचेगा, केवल वर्ण बचेगा का, और इधर शब्द क्या बचेगा, केवल वर्ण बचेगा स्र, और उसके नीचे क्या लगेगा, हलंत। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद ये दीर्घ आ की मात्रा इसी स्र के साथ में जुड़ जाएगी, और ये शब्द क्या बन जाएगा, तो स्र के साथ दीर्घ की मात्रा, उसके बाद वा, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा का। तो ये शब्द बन जाएगा श्रावक। और श्रावक क्या है, जैन धर्म का एक प्रकार है श्रावक धर्म। एक आपने नाम सुना होगा श्रावकाचार, तो वो एक धर्म का ही क्या है, प्रकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, पे प्लस अस। स्वर क्या है, ए। अब देखो इसको मौखिक करते हैं। शब्द लिखा है पे प्लस अस। आपको हमने सिखाया अगर यहां मात्रा ए की है तो ए का परिवर्तन किस में होगा, आय में होगा। आपने कहा ठीक। हमने कहा उस अय को पहले वाले आ को याद रखो, वो वाला आ किसको पूरा कर देगा, ये जो बाद में आधा पा बचेगा उसको पूर्ण कर देगा। इसका मतलब ये कि अब आप सीख चुके हैं कि जो भी इससे शब्द बनेगा उसमें पा के साथ कोई भी मात्रा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ए का परिवर्तन होगा किसमें, अय में होगा, और यही वाला आ इस पा को पूरा करेगा, तो पा के साथ कोई मात्रा नहीं रहेगी। आपने कहा ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या, उसके बाद चूंकि परिवर्तन अय में हुआ है, और या के साथ मात्रा कौन रहेगी, या के साथ मात्रा वो रहेगी जो बाद वाले शब्द का पहला स्वर होगा, और बाद वाले शब्द का पहला स्वर कौन है, छोटा आ। अर्थात या भी केवल पूर्ण रूप में होगा, कोई मात्रा नहीं होगी। आपने कहा लिख दीजिए सर, हमने कहा ठीक है, लिख दिया। उसके बाद तीसरे वर्ण में कोई संधि है नहीं, तो उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो पे प्लस असी, शब्द क्या बन गया, पयसी। उसी को इधर लिख दीजिए, शब्द बन जाएगा पयस। ये संस्कृत का शब्द है। तो ये है आपके अयादि संधि के उदाहरण। अब तक जो शब्द थे उनको क्या है, टूटे हुए थे, विग्रह थे, विच्छेदित थे, उनको संधिज करना था। अब जो उदाहरण होंगे वो संधिज हैं, उनको क्या करना है, विग्रह करना है। जैसे फिर एक बार ध्यान कर लीजिए, अगर कहीं ध्वनि आपको कैसी मिल रही है, अय की, इसका मतलब पहले शब्द के साथ मात्रा जो शामिल होगा वो होगा ए। अगर ध्वनि मिल रही है आय, इसका मतलब जो स्वर शामिल होगा वो होगा अय। अगर ध्वनि मिल रही है अव, इसका मतलब जो स्वर शामिल होगा वो होगा ओ। और अगर ध्वनि मिल रही है औ की, इसका मतलब जो स्वर होगा वो शामिल होगा किसके रूप में, अव के रूप में, तभी परिवर्तन आव में होगा। जैसे अगर हम इन सभी शब्दों में केवल ध्वनियों की बात करें तो बात कैसे करें, जैसे यहां धा के साथ आपको दीर्घ की मात्रा दिख रही, यहां आपको वा दिख रहा है। अगर दीर्घ के साथ आ की मात्रा है और उसके बाद वा लिखा है तो आपको ध्वनि एक मिली कौन, आव। और अभी हमने बताया आव की अगर ध्वनि होगी तो फिर इस स्वर में परिवर्तन के बाद आव आता है, तो आपने कहा कि ये इसका मतलब पहले स्वर क्या रहा होगा, अव। हमने कहा ठीक है, अब तो आप जागरूक हो गए। अगर ये अव होगा तो ये किसके साथ जुड़ा होगा, तो आपने कहा कि जो संधि में पहला वाला शब्द होता है उसके साथ जुड़ा होता है। और संधि है कहाँ, संधि है यहाँ। इसका मतलब संधि का पहला जो शब्द है वो शब्द कौन है, वो शब्द है धा।
और ये औ की मात्रा इसी के साथ में जुड़ी होगी। हमने कहा चलो हमने लिख दिया। उसके बाद आपको पता है चूंकि वा के साथ कोई मात्रा है, आपने कहा नहीं है। हलंत है, आपने कहा नहीं है। मात्रा भी नहीं है, हलंत भी नहीं है, तो केवल एक ही वर्ण जुड़ सकता है और वो है छोटा आ। हमने कहा ठीक है। अगर छोटा आ जुड़ा है तो इससे आप क्या समझ पाएंगे? तब आप बताएंगे कि छोटा आ जुड़ा है, इसका मतलब ये है कि बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? ह्रस्व आ होगा, अर्थात ये पहला वर्ण आ होगा और बाद वाला का हमने लिख दिया। शब्द क्या बन गया? धौ प्लस अक, शब्द क्या बन गया? धावा। आपने कहा ये तो आपने बहुत बढ़िया समझा दिया। हमने कहा ठीक है, अगला उदाहरण भी आप देखिए, समझिए कैसे। आपको दिख रहा है यहां लिखा है या और यहां लिखा है दा। इसका मतलब ये कि अगर दा के बाद वाली मात्रा को निकालें तो आ, और बाद में अगर या को शामिल कर दे तो या। छोटी ई की मात्रा है, उसमें हमने हलंत लगा दिया, छोटी ई को काउंट नहीं किया। ध्वनि काहे की मिली? आय की। आय ध्वनि कब आई होगी? जब ये पहले वाला स्वर क्या रहा होगा? आय रहा होगा। आपने कहा ठीक। इस आय से जानकारी क्या मिलती है कि जो पहला वाला शब्द होगा उसके साथ मात्रा काहे की जुड़ी होगी? आय की। अब पहला शब्द कौन है? तो पहला शब्द चूंकि ध्वनि यहां से मिल रही है तो पहला वर्ण कौन सा होगा? दा। और उसके साथ मात्रा काहे की होगी? अय की, यानी पहला शब्द क्या हो गया? दय। उसके बाद या के साथ मात्रा काहे की? छोटी ई की, और जो मात्रा होगी वही बाद वाले शब्द का पहला स्वर होगा, अर्थात बाद वाला शब्द क्या होगा? इनी। तो दय प्लस इनी शब्द क्या बन गया? दायिनी। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या होगा? जैसे शब्द लिखा है मयंक, ध्वनि आपको क्या दिखी? ध्वनि दिखी अय की। अगर अय की ध्वनि है तो परिवर्तन किसका हुआ होगा? ए का। और ये ध्वनि मिल कहाँ रही है? माँ और या के बीच में। इसका मतलब माँ के साथ मात्रा काहे की होगी? ए की। उसके बाद वाला या के साथ मात्रा काहे की? कोई मात्रा नहीं। इसका मतलब बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कौन? आ। और चूंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो हमने इसके ऊपर भी अनुस्वार लगा दिया। शब्द क्या बन गया? में प्लस अंक, शब्द बन गया मयंक। उसके बाद देखिए यहां ध्वनि कौन सी मिल रही है? पावन शब्द लिखा है, ध्वनि मिली आपको आव। ध्वनि क्या मिली? आव। अगर ध्वनि आव है तो आपने यहां भी पढ़ा था कि आव ध्वनि होगी तो किस स्वर का परिवर्तन हुआ होगा? आपने कहा औ। और ये औ किसके साथ जुड़ा होगा? पहले वाले शब्द के साथ। उसका योग किससे हो गया होगा? वा के साथ जो मात्रा होगी, वा के साथ कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ, और उसके बाद वाला ना। तो पाव प्लस अन, शब्द क्या बन जाएगा? पावन। अगला उदाहरण देखिए। शब्द लिखा है विनायक और ये इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको ध्वनि कहाँ मिली? ना और या के बीच में। कौन सी ध्वनि मिली? ध्वनि मिली आय। हमने कहा आय ध्वनि कब मिलेगी? जब ये पहला स्वर कौन सा रहा होगा? अय। और ये अय किसके साथ जुड़ा होगा? पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ। संधि है कहाँ? ना के साथ, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन? ना। तो ना के साथ मात्रा कौन सी? अय की। तो आपने लिख दिया विनय। उसके बाद चूंकि ध्वनि निकल रही है आय की और या के साथ मात्रा का है कि कोई नहीं, इसका मतलब पहला वर्ण कौन? छोटा आ। उसके बाद वाला का ज्यों का त्यों लिख दिया। शब्द क्या बन गया? विनायक। विनय प्लस अक, शब्द क्या बनेगा? विनायक। अगला उदाहरण समझिए। अगला उदाहरण क्या है? तो अगला उदाहरण है आपका मयन। क्या उदाहरण है? मयन। देखिए ध्वनि आपको माँ और या में काहे की मिली? ध्वनि मिली अय की। अय की ध्वनि कब होगी? जब ये ए होगा, अर्थात अगर यहां संधि है तो माँ के साथ मात्रा काहे की होगी? ए की होगी। उसके बाद या के साथ कौन सा मात्रा शामिल? कोई मात्रा शामिल नहीं। इसका मतलब बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कौन सा होगा? आ होगा, और ना को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो में प्लस अन, शब्द क्या बनेगा? मयन। आपके आगे उदाहरण भी ऐसे ही जो आपको उपलब्ध हो जाएं, उनका अभ्यास करिएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हम लोगों का जैसे हौसला बढ़ा रहे हैं वैसे ही हौसला बढ़ाते रहें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।